वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू टोक्यो रिवेंजर सीजन 2 के एपिसोड 10 का। तो अब तक कहानी में ताकेमिची कामयाब होता है ब्लैक ड्रैगन्स को हराने में और फ्यूचर को थोड़ा सा और बदलने में, और चर्च से निकल के माइके के साथ आगे बढ़ता है जहाँ माइके उसको लाके सामने छोड़ता है हिना के, जहाँ फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ें बदल चुका है। लेकिन इसका क्या करेगा जहाँ हिना उसके सामने थी और एक दिन पहले उसने ब्रेकअप किया था उससे। तो कहानी में आगे हिना को पता चल जाता है कि उसके डैड ने कुछ किया था और वो जाके बात करती है उनसे कि आपने क्या कहा था ताकेमिची को, जहाँ उसके पापा का आर्गुमेंट होता है कि वो एक गुंडा है, उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। पर वो कहती कि भले वो एक गुंडा है पर उसके साथ मैं सेफ महसूस करती हूँ, वो जब नज़दीक होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा है, वो दयालु है और वो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। आप सिर्फ उसे गुंडा नहीं कह सकते। जहाँ वो भागते हुए जाती है एक श्राइन के पास और प्रार्थना करना शुरू करती है, और एमा भी वहाँ प्रार्थना करने आई थी। एमा माइके की छोटी बहन है जो मिलती है फिर उससे और सारी बातें डिस्कस होती है उन दोनों के बीच में। और ये दिन क्रिसमस का दिन होता है जहाँ हिना के अलावा उनका बड़ा भाई भी ऐसे ही श्राइन के पास आकर प्रार्थना करता था क्रिसमस वाले दिन। पर आगे एमा कॉल लगाते ड्रैगन को ताकि वो ढूंढ के ला सके ताकेमिची को हिना के सामने और दोनों का सुलह करवा सके। पर उन्हें नहीं पता कि कहाँ ताकेमिची है। पर माए की ये सारी बात सुन के फैसला करता है उसे उस जगह ढूंढने के लिए जहाँ उसने मित्सुया की बाइक की आवाज़ सुनी थी। तो इन सब सीन के बीच में से मेन उन्हें ढूंढना था ताकेमिची को, जो उसको ढूंढ के वो वहाँ ले जाते हैं। और इसके अलावा एमा भी लेके जाती है हिना को, जहाँ उसको भी नहीं पता कि क्या कहना है उसे। शायद वो भी कुछ ना कह पाए और रो दे, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती ताकेमिची रोना शुरू कर देता और कहता है हिना, तुम्हारे डैड ने कहा मैं गुंडा हूँ और मेरे से तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम मुसीबत में पड़ो। भले तुम किसी ट्रक के आगे आ जाओ, किसी गाड़ी के पीछे फंस के तुम्हारे पैर काम ना करे। जहाँ ये सारे फ्यूचर वाले रेफरेंस वो दे रहा होता है हिना को, पर उस सब के अलावा भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा फीलिंग भरी होती है इसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्यूचर और पास्ट को जोड़ने के बाद ये कंक्लूजन निकल रहा है जहाँ वो उसकी रक्षा करने की कहता है भले वो मर जाए, जैसा कि वो फिलहाल कर भी रहा है। और वो नहीं रह सकता दूर हिना से, जो वो समझ चुका है दोबारा हिना से मिलने के बाद, क्योंकि भविष्य में तो भूल ही चुका था कि हिना नाम किसी कोई गर्लफ्रेंड भी है। जहाँ हिना भी मान जाती है और कहती है कि तुम मुझे न्यू ईयर में श्राइन के पास ले जाना। और अब सुलह हो चुकी होती है इनकी। तो ताकेमिची औरतों का के कमज़ोर है और जब भी वो मुसीबत में होता है उसे मदद चाहिए होती है, जो काफ़ी हद तक वो सारी क्वालिटी है जो कि माइकी के बड़े भाई में थी। तो इस सब के बाद माइकी लेके जाना चाहता है एक राइड पे ताकेमिची को अपने साथ। और जब वो बाइक राइड कर रहा होता है वो समझ पाता है कि माइकी जब गैंग में होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो और माइकी सब साथ में होते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल सा हो रहा होता है इस मोमेंट का। जहाँ वो माइकी से पूछ लेता है माइकी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है। और वो और एमा माइकी के ग्रैंड माँ के साथ रहते हैं, जहाँ पर माइकी की मॉम और एमा की मॉम अलग अलग थी। जहाँ आज से 10 साल पहले एमा की मॉम आई और इनके ग्रैंड माँ के पास एमा को छोड़ के चली गई। तो इनके पास मॉम और डैड नहीं थे, लेकिन माइकी के लिए उसका बड़ा भाई उनके डैड की तरह था। वो उनसे 10 साल बड़ा था, लेकिन वो बच्चे हर जगह उसको फॉलो करते जहाँ भी हो जाता, और उसने इन्हें काफ़ी कुछ सिखाया भी था। पर जहाँ उसके मरने के बाद से माइकी काफ़ी अकेला रह गया है, वो काफ़ी खाली खाली महसूस करता है। उसे कभी कभी फ़र्क नहीं पता चलता अच्छे और बुरे के बीच में, जो चीज़ वो खुद भी रियलाइज़ कर पाता है, जैसे कि नोटिस करता ताकेमिची भी। जहाँ वैसे उसका भाई एक कमज़ोर फाइटर था, वो ज़्यादा अच्छा फाइटर नहीं था, पर उसके अलावा जब वो अपने गैंग में होता तो बहुत सारे टोके के लोग उसे फॉलो किया करते। जहाँ भले ही वो उन लोगों से कमज़ोर था, तो वो कमज़ोर था लेकिन उसके बावजूद लोग उसको फॉलो क्या करते। और लोगों को इतनी उम्मीद थी कि जब तक वो उनके साथ है वो नहीं हारेंगे। जैसा कुछ सुन के लगता था कि मिचिको के बिल्कुल माइकी की तरह है, पर माइकी कहता है मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तुम टफ हो ताकेमिची, क्योंकि लड़ाई में जीतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है खुद से ना हारना। तुम कमज़ोर हो लेकिन तुम हार नहीं मानते। और वो कहता है जब मैं हारने लगूं, सही गलत का फैसला ना कर पाऊं, तो तुम मेरे लिए लड़ना, जो मंजूर है ताकेमिची को। तो आगे ड्रैकन और मित्सुया बढ़ते हैं उस जगह जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे, जहाँ उसने स्प्रे पेंट से बनाया था बड़ा सा ड्रैगन। जहाँ उसे दिखता है ड्रैकन बैठा हुआ जिससे वो बातचीत करता है, और फिर ड्रैकन उससे अपना खाना शेयर करता है, लेकिन वो सारा खा जाता है, जिस वजह से उसकी ये पेंटिंग पेटेंट हो जाती है ड्रैकन के नाम। तो बाद में ड्रैकन उसे ले जाता है जहाँ वो रहता है उस जगह, और हम जानते हैं कि ड्रैगन कहाँ रहता है। वो रहता है एक प्रोस्टिट्यूशन हाउस के अंदर, जहाँ बाद में कुछ लड़के इनवाइट करते हैं इन्हें ताश खेलने के लिए, और वो लोग खेलते हैं ताश, जहाँ जीत रहा होता है मित्सुया। पर उसकी नज़र घड़ी की तरफ पड़ती है, जहाँ वो कहता है कि उसकी मॉम कभी घर जल्दी नहीं आती या फिर शायद बहुत कम आती है, जो कि नॉर्मली अपने दो बहनों का ख्याल रखता है। पर फिर वो कहता है कि इस जगह पे ठीक है, जहाँ उन लड़कियों में से एक लड़की उठ के आके इसके मुंह पे लात मारते और कहते निकल जाओ यहाँ से। जहाँ शायद वो चाहते कि उसकी बहनों को ये अकेला ना छोड़े, वो अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, क्योंकि उसके पास एक घर है, उसकी एक मॉम है। सच में वो अनाथ नहीं है अभी।
और यही सेम बात समझाता है उसको ड्रैगन भी, जहाँ उसके चेहरे पे भी चिंता दिखती है उसकी बहनों को लेकर। और कुछ समय बाद दोबारा मिलते हैं मित्सुया और ड्रैगन, जहाँ दोनों ने सेम रेसल करवा रखी है और दोनों ने टाँट के ऊपर टैटू बनवाया उस ड्रैगन का जो कि ड्रॉ किया था मित्सुया ने। पर ड्रैगन कहता है तुम अपने बाल बढ़ाओगे, क्योंकि भाई उसने पेटेंट कराया था इसको, क्योंकि उसने इसको खाने के लिए एक अपना पूरा डिनर दिया था। तो वैसा ही होता है और उसके बाद मित्सुया अपने बाल बढ़ा लेता है और हम कभी नहीं जान पाते कि मित्सुया के टाँट पे भी सेम टैटू है जो कि ड्रैगन के टाँट पे है। तो जिस तरह से मित्सुया को फॉलो करता था हाकाई, वैसे ड्रैगन को भी फॉलो कर रहा था उस दिन से मित्सुया भी। तो आगे समय आता न्यू ईयर का और श्राइन की तरफ लेके पड़ता है ताकेमिची हिना को, और मित्सुया भी यहाँ आता है अपने दोनों बहनों को लेकर, जो दोनों ताकेमिची की गर्लफ्रेंड हिना को लेकर निकल जाते हैं और डेट खराब कर देते हैं उसकी। और यह हाकाई और उसकी बहन खड़े होकर किसी को देख रहे होते हैं, जहाँ हाकाई समझ पाता है कि उसकी बहन देख रही है मित्सुया को, जो एक कमाल का फाइटर था उस दिन, और शायद यूजरा उसको लाइक करती है। तो आगे हम बात सुन पाते हैं ताइजू की, जो कि घर छोड़ के जा चुका है, जिससे काफ़ी नफरत थी कि इतना कमज़ोर क्यों है हाकाई, वो किसी चीज़ को लेकर उसके खिलाफ कभी बोलता क्यों नहीं, और कौन है ये ताकेमिची हानागी की, क्योंकि वो हकाई को कभी नहीं बदल पाया लेकिन उसने बदल दिया। तो शायद इस घर में और ज़रूरत नहीं है ताइजू की, जो घर छोड़ के जा रहा होता है, जो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो ये मान चुका है कि सिर्फ लड़ाई और हिंसा ही सब कुछ नहीं होती। और यूजरा को बाय कहता है और कहता है कि अब शायद तुम आराम से रह पाओगी, जो सब ताइजू का बदलाव काफ़ी हद तक रुला देता है यूजरा को भी। और हाँ, ये ताकेमिची था जिसने हकाई और ताइजू दोनों का बदल दिया। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, और मेरे लिए ताकेमिची हानागी की, मतलब जब मित्सुओ की बात नहीं कर रही थी, वो अपना प्यार या पसंद कह रही थी ताकेमिची को। तो क्या वो ताकेमिची से प्यार करती है? नहीं, क्योंकि उसका सीना है, लेकिन हाँ, एक तरफा प्यार करना भी कोई गुनाह तो नहीं। तो आगे ये लोग उठाते हैं एमा, जो कि शायद कोई चीज़ होती है जिसके लिखने पे इनकी विश पूरी होती है, या फिर जो भी शायद मांगते हैं न्यू ईयर के दिन वो इस पे लिखते होंगे, जो भी रिवाज हो उसके हिसाब से, जिसको शायद दिखाने से विश पूरी नहीं होती। पर ताकि मुझे सब जिद करते कि तुमने क्या लिखा है मुझे दिखाओ। और इसके साथ इस शोर शराबे के वजह से हम देख पाते हैं कि बहुत सारे टोकेमांची गैंग के लोग इस जगह मौजूद थे, और हाकाई ताकेमिची का एमा उससे छीन लेता है, और इस सब भगदड़ में उसका एमा छूट के गिरता है और पहुंचता है पैरों के पास माइकी के, जो उठाता है उस एमा को, जो भागता हुआ पहुंचता है उससे मांगने के लिए वो एमा। पर तभी समय शुरू होने वाला था, 10 सेकंड रह जाते हैं नए साल को आने में, और 10 सेकंड के बाद ये लोग कूदने की सोचते हैं, और कूदते हुए ताकेमिची को एमा को वो हवा में फेंक देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ मैं एक हीरो बनूं जो सबको बचा सकूं। तभी वो एमा किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता था। तो इस सब के साथ एपिसोड एंड होता है, और हमने देखा एक कमाल का एपिसोड जो एकदम लाइफ ऑफ स्लाइस की तरह था, जिसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें थी और एक अच्छा समय था जिसको हर कोई किसी न किसी एनीमे में या फिर किसी फेज में चाहता ही है। एक नाइस और अच्छा दिन, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे तूफान आने रहते हैं सीरीज में। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे? टोक्यो मांजी यानी कि टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड 11 या फिर आगे वाले एपिसोड्स में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।